नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, अभी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है अगले कुछ दिनों तक जो कई वर्षों में एक बार होता है, और जब ये होता है तो लगातार 6-7 वर्षों तक ये वर्ष में एक बार जरूर लगता है। और इस कॉम्बिनेशन की चर्चा हमारे नाड़ी ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में भी है। और ऐसे समय में हम सभी लोगों को थोड़ी सी सावधानी से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं इस कॉम्बिनेशन के विषय में बताऊंगा, और क्या होगा ये तो मैं बताऊंगा ही, क्या करना चाहिए ये भी बताऊंगा, तर्क भी समझाऊंगा कि क्यों इस समय में ऐसा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा अवश्य देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, अभी एक कॉम्बिनेशन बना है जब शनि वक्री हुए हैं, 27 तारीख, कल से ही वक्री हुए हैं, और जुपिटर कुछ दिन पहले से कंबस्ट अवस्था में चल रहे हैं। तो अभी ये स्थिति बनी है कि शनि रेट्रोग्रेड हैं और जुपिटर अस्त हैं। ऐसा हर वर्ष नहीं होता है। हर वर्ष जुपिटर अस्त होते हैं, हर वर्ष शनि वक्री होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ अस्त और वक्री नहीं होते हैं। ऐसा तभी होता है जब शनि से जुपिटर की दूरी कम से कम 5 राशियों की हो। अभी देखिएगा तो शनि से जुपिटर की दूरी 5 राशि की है, और ये अगले कई वर्ष तक चलता रहेगा, और इसका जो चरम बिंदु होगा वो 2029 होगा। लेकिन मेरे कहने का आशय ये मत लीजिएगा कि अभी से लेकर 2029 तक हम लोगों को सतर्कता रखनी चाहिए। ये सिर्फ छोटा सा पीरियड होगा हर वर्ष में जब जुपिटर कंबस्ट भी होंगे और शनि रेट्रोग्रेड होंगे। कब तक रहेगा ये पीरियड, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। देखिए, 13 अगस्त तक तो जुपिटर अस्त रहेंगे। शनि की वक्रत्व तो लंबी चलेगी, वर्ष के अंत तक चलेगी, लेकिन जो साइमल्टेनियस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 13 अगस्त तक तो जुपिटर अस्त के हैं। जुपिटर को अस्त कब कहा जाता है? जब सूर्य के दोनों तरफ 12 डिग्री का उनका डिस्टेंस रह जाता है सूर्य से, तो जुपिटर अस्त होते हैं। लेकिन जब तक जुपिटर 15 डिग्री के नहीं हो जाए, जब तक जुपिटर की दूरी सन से 15 डिग्री की ना हो जाए, तब तक हम लोगों को सावधानी ज्यादा रखनी होगी। और ये पीरियड है 16 अगस्त तक। क्यों इसको बुरा माना जाता है? देखिए, जुपिटर को सबसे बड़ा बेनिफिक कहा जाता है, और शनि को सबसे बड़ा मेलेफिक कहा जाता है। मैं ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि सबसे बड़ा मेलेफिक आप नहीं भी कहना चाहते हैं शनि को, तो एटलीस्ट शनि को दुखों का कारक तो जरूर ज्योतिष में कहा जाता है। क्रोनिक डिजीजेस के कारक हैं, मस्कुलर पेन के कारक हैं, है ना, डिलेज के कारक हैं। शनि को कार्मिक प्लैनेट कहा जाता है, वो बहुत धीरे धीरे तपाते हैं आपको। पिछला वीडियो यदि जुपिटर अस्त वाला आपने देखा था, तो उसमें मैंने कहा था कि कोई भी प्लैनेट अस्त तब होता है जब उसकी दूरी पृथ्वी से सबसे ज्यादा होती है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर में आप देखिए, सूर्य बीच में है, पृथ्वी सूर्य के एक तरफ है और जुपिटर दूसरी तरफ है। तो पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि जुपिटर सूर्य के करीब आते जा रहे हैं। इसी को कहा जाता है कंबस्ट अवस्था। तो कहने का मतलब जुपिटर अभी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर हैं जब वो कंबस्ट है। और दूसरी तरफ शनि क्या है? शनि रेट्रोग्रेड है, मतलब पृथ्वी के करीब है। आप इस ग्राफिक्स को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें जुपिटर और शनि दोनों को दिखाया गया है अर्थ के साथ। आप देखिए, सूर्य के दूसरे तरफ जुपिटर हैं और सूर्य के एक तरफ सैटर्न और अर्थ हैं। यानी कि इस समय में अर्थ और सैटर्न करीब हैं और अर्थ और जुपिटर दूर हैं।
अब इसका क्या मतलब निकलता है कि जो अच्छा काम करने वाले ग्रह हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स देने वाले ग्रह हैं, वो चले गए दूर, और जो दुखों के कारक हैं, जो परेशानी क्रिएट करने वाले प्लैनेट हैं, जिनको सबसे बड़ा मेलेफिक कहा जाता है, वो आ रहे हैं धीरे धीरे पृथ्वी के करीब। क्या क्या परेशानियां आ सकती है? देखिए, जब अच्छा काम करने वाला जो आपकी रक्षा करता है वो दूर चला जाएगा और आपको परेशान करने वाला आपके करीब आ जाएगा, तो क्या होगा? ये लॉजिकल चीज है ना, परेशानियां बढ़ेंगी, अच्छे चीजों में कमी आएगी। जो प्लैनेट आपका शुभ चिंतक था, जो अच्छी चीजों को देने वाला था, वो जब कमजोर हो जाएगा, जब उसकी शक्तियां आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, तो क्या होगा? वो बुरी शक्तियों को रोकने में भी तो असक्षम हो जाएगा। तो इन 16-17 दिनों में एटलीस्ट कोई भी शुभ काम की शुरुआत मत कीजिएगा। कीजिएगा तो उसमें डिलेज आएंगे, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, सडन परेशानियां आएंगी। इन 17-18 दिनों में अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ भी परेशानी आती है तो इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। इन लगभग 15 से 20 दिनों में आपके घर के में यदि कोई बुजुर्ग हैं तो उनको भी कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ये उनकी कुंडली और आपकी कुंडली दोनों पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये इन जनरल बात सभी पर लागू होता है। ये जो मैं रिजल्ट्स बता रहा हूं, ये किसी राशि और किसी लग्न तक सीमित नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए जुपिटर अभी दूर है और शनि करीब है। इसका मंडेन लेवल पर भी बड़े प्रभाव होंगे, लेकिन उसको हम लोग अलग रख देते हैं, वो अलग वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा और ट्रू इम्पैक्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो घर पर कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी बीमार हैं, जो पहले से बीमार चले आ रहे हैं, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम में। आपको खुद को यदि कोई क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज मतलब जो पहले से चला आ रहा है और लंबा चलता है, कोई असाध्य बीमारी है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो इस समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मेडिसिन शायद काम ना करें, अच्छे रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। इस समय में लोन लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या किसी अच्छे काम में इन्वेस्ट करने के लिए लोन एटलीस्ट इन 17 से 20 दिनों में नहीं लीजिए। सुखी रहेंगे, और नहीं तो कष्ट होगा, दिक्कतें आएंगी आगे। अभी तो हो सकता है लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे परेशानी आएगी। इस समय में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स से बचना चाहिए, और इंपल्सिव होकर तो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ट्रैवल करते हैं तो सावधानी रखनी चाहिए। अपने घर के फैमिली मेंबर्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के लिए है। आपके घर में बच्चे हैं तो भी ठीक है, मैंने बुजुर्गों के विषय में कहा, लेकिन बच्चों पर भी ध्यान रखना होगा, महिलाओं पर, जो भी घर के आपके सदस्य हैं। वी नीड टू बी केयरफुल एट दिस टाइम। किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्सिटीज से जितना दूर रहेंगे, वाहन आराम से चलाएंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडिविजुअली मैंने जुपिटर कंबस्ट का एक वीडियो बनाया है और सैटर्न रेट्रोग्रेड का भी एक वीडियो बनाया है। उन वीडियोस को भी आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं सम्मिलित, जो जुपिटर और सैटर्न के साइमल्टेनियस रूप से कंबस्ट और रेट्रोग्रेड होने का जो फल है वो बता रहा हूं, और ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीन राशि वालों को परेशानी होगी और कन्या वाले बहुत खुश रहेंगे। ये सभी के लिए है। मैं फिर से बार बार रिइटरेट कर रहा हूं। रेमेडीज क्या है? रेमेडीज, सबसे बड़ा रेमेडी यही है, सावधानी। मैंने कहा ना, जितना सिंपल रखेंगे लाइफ उतना अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, झगड़ा झंझट, वाद विवाद, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से इस समय में बचना चाहिए। रेमेडीज में सबसे अच्छा रहेगा
अपने इष्ट की आराधना, आपके जो भी इष्ट देवता है। अब लोग पूछने लगते हैं कौन सा मंत्र करूं, कैसे करूं, पूरब के तरफ मुख करके करूं या पश्चिम के तरफ मुख करके करूं, उठ कर करूं या बैठ कर करूं। आप हिंदुओं को एक रेमेडी बताइए तो उसका मीन मेक निकालने लगते हैं। कोई भी रेमेडी श्रद्धा से होता है, तो कर्म कांड पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, श्रद्धा से कीजिए। वैसे भी कहा जाता है हिंदुइज्म डज नॉट रन ऑन प्रिस्क्रिप्शंस, हिंदुइज्म रन्स ऑन श्रद्धा। आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आपको जैसे पूजा करना आता है उनकी पूजा कीजिए। मन को शांत रखने के लिए साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या मंत्र चैंटिंग या नाम जप भी कर सकते हैं। भगवान शिव का कोई भी मंत्र यदि कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बीमार रहते हैं या घर पर कोई बीमार रहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। ये सब यदि कीजिएगा तो बहुत छोटा सा पीरियड है। जैसे जैसे देखिएगा वर्ष बढ़ते जाएंगे, ये पीरियड्स बढ़ता जाएगा। ये वर्ष 17 दिनों का है, अगले साल देखिएगा तो यही 19 दिनों का हो जाएगा, उसके बाद 20 दिनों का हो जाएगा। 2029 लगभग 1 महीने का पीरियड होगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये लगभग 2030 तक रहेगा। ये ऐसा तभी होता है जब जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल करीब ना हो, और ये अपने चरम पर तब पहुंचता है जब जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट में हो। और ऐसा कब होता है? 20 वर्षों में एक बार होता है। इसके पहले 1989 में जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट थे। उसके पहले 1970 में जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। उसके पहले 1950 में जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो जो चरम बिंदु होता है वो 20 वर्षों में एक बार होता है। मंडेन प्रेडिक्शंस इसके क्या होंगे वो मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो दूंगा। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, आवश्यक जानकारी आपको मिली होगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, लॉजिक भी समझ में आया होगा, रिजल्ट्स क्या होगा ये भी समझ में आया होगा, और रेमेडीज क्या करना चाहिए ये भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बरसाते रहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।